हेलो, नमस्ते। स्वागत है आप सभी का द हिस्ट्री ऑफ भारत यूट्यूब चैनल के एक और एपिसोड में। आज हम बात करने वाले हैं डायरेक्ट एक्शन डे और उसके आसपास की घटनाक्रम की। आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को पूरा देखें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए सीधा चलते हैं वीडियो पे। तो आज का वीडियो है डायरेक्ट एक्शन डे के बारे में। ये मैं 2 पार्ट में बनाने की सोच रहा हूँ ताकि एक पार्ट बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए। तो जैसा कि आप जानते हैं, बंगाल फाइल्स अभी रिलीज़ होगी और मुझे पता है जैसे ही ये फिल्म रिलीज़ होगी बहुत सारे जो फेक हिस्टोरियंस हैं और वानाबी लिबरल्स आ जाएंगे इसको डिफेंड करने कि ये तो प्रोपागेंडा मूवी है, कोई फैक्ट नहीं है इसमें। तो हम लोग देखेंगे कि असली में हुआ क्या था डायरेक्ट एक्शन डे के टाइम पे। मैं इस मूवी को रेफरेंस नहीं ले रहा हूँ, मैंने अभी तक ये मूवी देखी नहीं है। बट आप सब ने अगर ये मूवी देखी है तो ये वीडियो आपको मदद करेगा सच के प्रूफ्स जानने के लिए। अ, एक डॉक्यूमेंट्री वर्जन जिसमें कि सारा का सारा सच एक साथ लिखा हुआ। मैं इस वीडियो को 2 पार्ट में लाने की सोच रहा हूँ। पहले पार्ट में हम लोग कलकत्ता में हुए दंगे पे कवर करेंगे और दूसरे पार्ट में हम देखेंगे कैसे फिर नोआखाली में उसके बाद भी फॉलो अप होता है और उसके बाद के घटनाक्रम हम दूसरे पार्ट में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा सा मैं शुरू में एक बैकग्राउंड देना चाहता था कि 1946 के भारत में आखिर चल क्या रहा था। तो 1946 में विश्व युद्ध कब का ख़त्म हो चुका और इंग्लैंड पे सभी देशों से, खास करके अमेरिका और इन सब देशों से दबाव बनाया जा रहा था कि आप जल्दी से जल्दी कॉलोनीज को आज़ाद कीजिए। और साथ ही साथ आईएनए के सोल्जर्स ने भी जिस तरह से रिवोल्ट किया, इतने 70,000, 80,000, 1 लाख सोल्जर्स जो कि ब्रिटिश इंडियन आर्मी में थे, उन्होंने जब रिवोल्ट किया, फिर रॉयल इंडियन नेवी की म्यूटिनी हुई मार्च 1946 में, तो इंग्लैंड को भी लगने लगा कि हाँ, धीरे धीरे तो अब सत्ता का हस्तांतरण करना ही है। उसी का एग्जाम्पल है 1942 में एक आया था क्रिप्स मिशन स्टैफर्ड क्रिप्स के अंदर, उसके कुछ प्रपोजल्स थे। फिर 1945 में वाइवल प्लान आया, मुस्लिम्स को किस तरह की वीटो पावर इसने अप्रूव कर दी थी। तो इन सब में कोई ना कोई डिसएग्री कर जाता था, या तो कांग्रेस को पसंद नहीं आता या मुस्लिम लीग, या दोनों ही नहीं पसंद करते थे। फिर क्या होता है, 1946 में पहले प्रोविंशियल इलेक्शंस होते हैं काफ़ी ऑल ओवर इंडिया में। उसी माहौल में एक और मिशन भेजा जाता है उस टाइम के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली द्वारा, जिसको कि कैबिनेट मिशन बोलते हैं। पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर और स्टैफर्ड क्रिप्स, इन तीनों की यहाँ पे फोटो है और साथ में लॉर्ड वेबल। मार्च 1946 में ये दिल्ली पहुँचते हैं। उस टाइम पे कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट थे वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। ये इंसान, ये लगभग पिछले 6 साल से कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। 1940 में ये बने थे और इनका भी एक मकसद था कि पार्टीशन ना हो, जैसे कि गांधी काफ़ी दबाव देते रहते थे कि बिना पार्टीशन के अ, हमें आज़ादी मिले। तो खैर, कैबिनेट मिशन प्रपोज करता है भारत को 3 ग्रुप में बांटने की, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी स्टेट्स, और एक वीक सी सेंट्रल गवर्नमेंट जिसमें कि सिर्फ डिफेंस, इंटरनेशनल रिलेशंस और कम्युनिकेशन को मैनेज करने की पावर्स, बाकी सारी पावर्स स्टेट के हाथ में रहेगी। तो तो इस तरह से इस ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी स्टेट्स को काफ़ी ऑटोनॉमी मिली हुई थी। ग्रुप ए में हिंदू मेजॉरिटी स्टेट्स आते थे, ग्रुप बी में वेस्ट साइड के जो मुस्लिम मेजॉरिटी हो गए, पंजाब, सिंध, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और बलूचिस्तान, ये सब एरिया हो गए। ग्रुप सी में आते थे बंगाल और असम के एरिया, जिसमें कि मिक्स्ड पॉपुलेशन थी, ना कि आप उसको पूरी तरह मुस्लिम मेजॉरिटी बोल सकते हो, ना कि हिंदू मेजॉरिटी, और एरियाज़ में मिक्स थे, कहीं पे मुस्लिम ज़्यादा, कहीं पे हिंदू ज़्यादा। तो वो ग्रुप सी के अंदर आते हैं। और सरप्राइजिंगली इवन कैबिनेट मिशन ने ये नहीं सोचा होगा, पर 1946 में जिन्ना कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों ने इस जो प्रपोजल था इसको मान लिया। दोनों के अलग अलग कारण थे, क्योंकि एक तो आज़ादी में काफ़ी समय भी लग रहा था और ये प्रपोजल एक कम से कम यूनाइटेड इंडिया तो प्रपोज कर रहा था, एक एकजुट भारत। 26 जून को कांग्रेस ने तो ये साइन कर दिया इन प्रिंसिपल, नेहरू भी उसमें से एक सिग्नेटरी थे। पर 10 जुलाई को कांग्रेस की प्रेसिडेंटशिप में चेंज होता है और मौलाना आज़ाद नेहरू को अपनी प्रेसिडेंटशिप दे देते हैं। और ये वही इलेक्शन है जिसमें कि बहुत विवाद होता है कि नेहरू को तो एक भी प्रोविंशियल कमेटी ने नॉमिनेट नहीं किया था, सरदार पटेल को 12 प्रोविंशियल कमेटी ने नॉमिनेट किया था और नेहरू को 0 ने। फिर भी नेहरू को कांग्रेस का प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। सिर्फ गांधी और मौलाना आज़ाद और एक दो जो ऐसे नेता थे, इनके प्रपोजल पे कोई सारे जो प्रोसेस थे उस टाइम पे प्रेसिडेंट को चुनने के, सब धरे के धरे रह गए थे और नेहरू प्रेसिडेंट बने थे। खैर, नेहरू प्रेसिडेंट बन तो गए, पर उन्होंने एक
बहुत बड़ी गलती कर दी आते आते। उन्होंने बोला कि जो कैबिनेट मिशन था ठीक है हमने साइन कर दिया, पर उसके सारे जो प्रपोजल्स है वो हमें पूरी तरह मंजूर नहीं है। उसमें थोड़ी एडजस्टमेंट तो हो ही सकती है, जो ग्रुपिंग है, अगर एक ग्रुप का स्टेट दूसरे ग्रुप में आना चाहे तो वो आ सकता है। अब जिन्ना को इसके लिए मौका मिल गया। देखो, जिन्ना खुद कोशिश कर रहा था, उसने खुद चिट्ठियों में लिखा है कि हाँ हम अभी तो कैबिनेट मिशन को प्रपोज अप्रूव कर दे रहे हैं, लेकिन बाद में हम भारत से अलग होने की, जब हमारे पास पावर्स आ जाएंगी तो हम अपनी ताकत के दम पे भारत से अलग हो जाएंगे। ये खुद से ही अंदर खिचड़ी पका रहा था। पर जब नेहरू ने ये कमेंट दिया तो इसे बहाना मिल गया कि देखो हम तो संवैधानिक मेथड से चलते हैं, हमने तो सारे ये सब एक्सेप्ट की, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी स्टेट्स, और अब कांग्रेस अपनी बात से पीछे हट रही है। अब तो हमें किसी भी हालत में पाकिस्तान चाहिए। तो जो आखिरी डोर थी या आखिरी उम्मीद थी कि भारत का विभाजन ना हो और पाकिस्तान ना बने, वो भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद टूट गई। अब इसके बाद जिन्ना और मुस्लिम लीग पूरे उग्र हो गए कि अब तो हमें किसी भी हालत में पार्टीशन चाहिए। और 19 जुलाई 1946 को जिन्ना घोषणा करते हैं कि अगले महीने 16 अगस्त 1946 को पूरे भारत में डायरेक्ट एक्शन डे होगा, कि मुस्लिम सब संविधानिक मेथड से बाउंड नहीं है, वो अपनी शक्ति प्रदर्शन करेंगे और किसी भी हद तक जाएंगे पाकिस्तान को लेने के लिए। तो ये थी बैकग्राउंड जिसके चलते ये डायरेक्ट एक्शन डे होता है। अब हम बात करते हैं एक पर्सनालिटी, शेख हुसैन सोहरावर्दी। तो होता क्या है, डायरेक्ट एक्शन डे की जो घोषणा करते हैं जिन्ना, वो बेसिकली था कि आप विद्रोह करें, आप प्रोटेस्ट करें, बंद करें, हड़ताल करें, थोड़ी आगजनी वगैरह इस तरह से करें। और काफ़ी सारे जो प्रोविंसेस थे उस टाइम पे, अधिकतर जो हिंदू स्टेट्स थे, काफ़ी सारे तो उस टाइम पे रजवाड़े ही थे, प्रिंसली स्टेट्स, ऑलमोस्ट 30-40% तो प्रिंसली स्टेट्स थे। तो वहाँ तो अभी तक वही राजघराने शासन कर रहे थे, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं हुई, नियम कानून पालन हुए। फिर कहीं कहीं पे कांग्रेस की सरकार थी, बाकी प्रोविंसेस में, बिहार, उड़ीसा, सेंट्रल प्रोविंसेस, बॉम्बे, इन जगह पे कांग्रेस की सरकार थी, तो उन्होंने सिचुएशन को कंट्रोल में रखा। और पंजाब और सिंध में हालांकि मुस्लिम लीग की सरकार थी, पर वहाँ पे काफ़ी अच्छे ब्रिटिश गवर्नर्स थे और काफ़ी मतलब स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटर्स थे। जैसे पंजाब के क्लाइव जेंकिंस थे, जो पहले भी ऐसे विद्रोह वगैरह को चलने में उनका रिकॉर्ड अच्छा रहा है, तो उन्होंने भी सिचुएशन को कंट्रोल में रखा। पर एक ऐसा राज्य था बंगाल, जहाँ पे अभी हाल में ही इनकी सरकार बनी थी और यही शेख हुसैन सुहरावर्दी चीफ मिनिस्टर बने थे। और बंगाल के जो गवर्नर थे फ्रेडरिक बुरोज, वो थोड़े सिविलियन बैकग्राउंड से आते थे, समझ लो। उन्होंने सर्विसेज में होते हुए यहाँ तक गवर्नर तक बने थे, तो उनको ये सब ज़्यादा कंट्रोल करना, पुलिस को कंट्रोल करना, ये सब उनके हाथ में उतना नहीं था, जैसे कि पंजाब और सिंध के गवर्नर्स को पता था। तो सुहरावर्दी ने अपनी चाल चलना पहले ही शुरू कर दी थी, क्योंकि वो मुस्लिम लीग का बड़ा नेता बनना चाहता था, वो पाकिस्तान का भी प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता था, और एक दिन बना भी वो जाके 1950 के दशक में। और हाँ, अभी मैं बता दूं, जो ये बंगाल का ये चीफ मिनिस्टर ये बन रहा है, उस टाइम पे समझ लो पूरा बांग्लादेश और कुछ इससे म्यांमार, त्रिपुरा तक ये जाता था, पूरा जो बड़ा एरिया, ईस्ट बंगाल, उस टाइम पे पूरा एक यूनिफाइड बंगाल होता था। उसमें जो उसने पुलिस चीफ्स थे, या जो मेन पुलिस ऑफिसर्स थे 24, उसमें से 22 को उन्होंने हटा के वहाँ पे मुस्लिम पुलिस ऑफिसर रख दिए। और फिर उसने 16 अगस्त को, जिस दिन की डायरेक्ट एक्शन डे का कॉल था, उसको उसने नेशनल, मतलब उसने छुट्टी घोषित कर दी पूरे राज्य में। ये किसी भी और गवर्नर या किसी भी और स्टेट ने नहीं किया था। और यहाँ पे एक ये जो कमेंट है सुहरावर्दी का, ये मैं पढ़ के सुनाता हूँ। ये उसने वहाँ की लेजिस्लेचर में दिया था, मतलब समझ लो बंगाल के विधानसभा में, जब वो छुट्टी की घोषणा कर रहा था कि एक डायरेक्ट एक्शन डे के लिए, तो वहाँ के जो बाकी विरोधी दल के सदस्य थे और जो हिंदू मेंबर्स थे विधानसभा में, उन्होंने आवाज़ उठाई, पर उसको कुचल दिया गया, और क्योंकि ये मेजोरिटी में थे तो रेजोल्यूशन पास हो गया छुट्टी का। अब वो उसने वहाँ पे बोला क्या कि ब्लड शेड एंड डिसऑर्डर आर नॉट नेसेसरीली इविल इन देमसेल्व्स if resorted for a noble cause, and for Muslims there is no noble cause more noble than Pakistan। मतलब कि रक्तपात और हिंसा और आगजनी खुद में गलत चीज़ें नहीं हैं, अगर वो किसी नोबल, मतलब कि समझ लो पाक या सच्चे मकसद के लिए की जाए, तो ब्लड शेड और डिसऑर्डर गलत नहीं है। तो ये कैसी मेंटालिटी है पता नहीं। और फिर वो बोलता है कि मुस्लिम्स के लिए तो पाकिस्तान से बड़ा कोई और मकसद है ही नहीं, सच्चा मकसद। फिर इसने पूरी प्लानिंग के साथ कलकत्ता को घेरने की जो ये साजिश बनाई। तो एक दो दिन पहले ही वहाँ पे पैम्फलेट बंटवा दिए गए थे कि जिहाद होगा, अब जिहाद होगा, इसमें भागीदार बनिए। और 16 अगस्त का दिन भी इन्होंने ऐसा चुना था कि वो रमज़ान का 17वां दिन था,
ये उसी दिन था जब जो इनके प्रॉफिट थे, प्रॉफिट मोहम्मद, बद्र की लड़ाई के लिए गए थे, जो कि एक बहुत बड़ा युद्ध माना जाता है, जिसके बाद वो और ज़्यादा पावरफुल बने और उन्होंने वो युद्ध जीता था। तो उसको कॉपी करते हुए और इन्होंने लोगों को मोबिलाइज करने की कोशिश की, और इन्होंने जो दुकानें थी मुस्लिमों की, उसको पहले ही मार्क कर दी थी कि ये मुस्लिमों की दुकान है, उसमें पाकिस्तान पहले ही मार्क कर दिया गया था एक दिन पहले ही। तो पर्चे एक दिन पहले ही पट गए हैं सारे कॉलोनीज़ में, और दुकानें मार्क्ड हो चुकी हैं। फिर 16 अगस्त को क्या होता है, लगभग 5 लाख लोगों की भीड़ को सुहरावर्दी एड्रेस करता है कलकत्ता के कोई सेंट्रल मैदान में। और वो भीड़ लाठी डंडे तलवार से भी आई हुई थी, क्योंकि पैम्फलेट बंट गए। उसने फिर वहाँ पे भाषण दिया कि आपको जो करना है करो, आपको मिलिट्री और पुलिस की तरफ से कोई रोक टोक नहीं होगी, मैं सब कुछ संभाल लूँगा और लड़के लेंगे, रक्त चाहिए, और ऐसे ऐसे पूरे भड़काऊ भाषण दिए। और सीपीआईएम चीफ ज्योति बसु भी उस समय कहा जाता है कि वो स्टेज पे मौजूद थे, पर उन्होंने कुछ इसका प्रतिरोध नहीं किया। तो उसके बाद क्या होता है, जब इन्होंने भीड़ को इस तरह से एड्रेस किया, तो वो भीड़ बहुत बड़ी भीड़ थी, जैसा कि मैंने बोला 5 लाख लोग कम नहीं होते। और उन्होंने तुरंत तुरंत ऐसे कॉलोनियों में गए, लोग अनप्रिपेयर्ड थे ना। जैसे इन्होंने एक उड़िया कॉलोनी थी बगल में ही, वहाँ पे मात्र 15 मिनट के अंदर 300 लोगों को मार दिया। उसी तरह शाम होते होते लगभग 3 से 4 हज़ार लोग उसी दिन पहले ही दिन मार दिए गए थे। टोटल संख्या 10 हज़ार के ऊपर बताई जाती है टोटल जो मृत्यु हुई, और इसका कोई फिक्स्ड नंबर नहीं मिलता, पर इससे पता चलता है कि सारी गलियां लाशों से भरी हुई थी, सारे सीवर्स लाशों से भर गए थे। और सिर्फ यहाँ पे मर्डर्स ही नहीं हुए, यहाँ पे रेप्स हुए, फोर्सिबल कन्वर्शंस हुए, लोगों को, जैसे कि परिवार के पुरुषों को मार देने के बाद वहाँ की महिलाओं को अगवा कर लिया गया, या उनकी ज़बरदस्ती शादियाँ कर दी गई मुस्लिम लोगों के साथ, या फिर बलात्कार हुए। इसमें ये भी जिक्र आता है लिटरेचर में, मैं लास्ट में रेफरेंसेस दूंगा कि बच्चों को खौलते तेल के कढ़ाओं में डाल दिया गया, और बहुत सारी जो महिलाएं और बच्चियां थी उनके सामने या उनके हाथ पकड़ के उनसे गौ हत्या करवाई गई। और मारा तो कितने ही कितने लोगों को गया, इसकी कोई प्रॉपर काउंट आज तक भी नहीं मिलती है, पहले 1 से 2 दिन में। और जैसा कि सुहरावर्दी ने कहा था, पुलिस पूरे मौके से पूरी तरह गायब थी, पुलिस कहीं पे भी नहीं थी। सोहरावर्दी कहते हैं कि खुद कंट्रोल रूम में बैठा रहता था, और जितने भी लोग, हिंदू लोग रोते बिलखते ऐसे आ रहे हैं, उसको पूरी तरह से इग्नोर करने का काम सोहरावर्दी ने किया था। ये चीज़ आपको लियोनार्ड मोस्ले की बुक में भी क्लियरली लिखी है कि सोहरावर्दी किस तरह का इविल आदमी था। और मोस्ले तो ब्रिटिश पत्रकार थे, और कई ब्रिटिश पत्रकारों ने भी ये लिखा है, भारतीय अखबारों में तो आता ही है, ब्रिटिश पत्रकारों ने भी ऐसे ऐसे विजुअल्स दिए हैं, क्योंकि जो भीड़ थी वो ब्रिटिश को टच नहीं कर रही थी, एक जरा सा भी नहीं। अगर ब्रिटिश हैं तो उनको संरक्षण दिया जा रहा था इस मुस्लिम भीड़ के द्वारा। तो उसी तरह एक ब्रिटिश पत्रकार ने लिखा कि किस प्रकार एक अकेले हिंदू आदमी को, जो कि भागता हुआ आ रहा था गलियों में, वो इस ब्रिटिश पत्रकार के पास आना चाह रहा था कि शायद वो उसे बचा ले, पर उसके पहुंचते ही उसके सामने ही उन्होंने उसकी उसके घुटनों को ऐसे मारा कि कट की आवाज़ से उसके घुटने टूट गए, मतलब वो आवाज़ गूंज रही थी वहाँ पे। और फिर तुरंत घुटने तोड़ने के बाद उसका सर कलम कर दिया गया इसके सामने। और फिर इन्होंने इस ब्रिटिश, बहुत बड़ी भीड़ थी, उन्होंने इस ब्रिटिश पत्रकार को बस ऐसे हाथ पकड़ के एक ने ऐसे चूमा, मुस्कुराए लोग और आगे बढ़ गए। अब यहाँ पे 19 अगस्त की ये न्यूज़पेपर क्लिपिंग है कि सिटी स्टिल स्ट्रून विथ डेड बॉडीज, मतलब कि डेड बॉडीज को ये साफ तक नहीं कर पा रहे, इतनी सारी भारी मात्रा में डेड बॉडीज हैं। आपके सारे नालियाँ, आपके सारे सीवर्स ब्लॉक्ड हैं, आपके रोड्स में ऐसे ही बिखरे पड़े हैं, लोग अब दिनचर्या अपने आप स्टार्ट कर पा रहे हैं, क्योंकि इतनी सारी बॉडीज है कि आप साफ ही नहीं कर पा रहे। ये जो दिन हुआ, काला दिन 16 अगस्त का, ये पूरी तरह से हमारी इतिहास की किताबों से गायब कर दिए गए। ये राइट्स चलते रहे, 2-3 दिन तक चलते रहे, और उसके आगे क्या हुआ ये मैं आपको अगले स्लाइड में बताऊंगा। बट ये जो दिन है ये पूरा हमारे इतिहास के किताबों से गायब कर दिए गए। या फिर एक लाइन लिखा जाता है कि विरोध में जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा की, पर उस दिन क्या हुआ ये हमें कभी किसी भी किताब में, हमारी टेक्स्ट बुक्स में तो नहीं बताया गया। उसके बाद हम देखते हैं आगे क्या होता है कि कलकत्ता आखिर हिंदू बच कैसे पाया। उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक आदमी और इनके कुछ साथी जिम्मेदार हैं, जिसका कि नाम है गोपाल मुखर्जी। ये पेशे से कसाई थे, मटन बेचने की इनकी दुकान थी, और इसलिए इनको गोपाल पाठा भी बोला जाता है, जैसे बंगला में पाठा बोलते हैं बकरे को। 1942 में जब गांधी मूवमेंट कर रहे थे, तो इन्होंने ब्रिटिश से लड़ने के लिए इन्होंने लोगों का एक समूह इकट्ठा किया था, हिंदू ग्रुप्स का, और फिर इनके पास थोड़े मोड़े छोटे मोटे हथियार वगैरह भी इन्होंने उस टाइम पे इकट्ठा किए थे, चाकू वगैरह।
तो इनके ग्रुप के लोग इनके पास आते हैं 17 और इस तरह 16-17 अगस्त को जब इन्हें दिखता है कि सब तरफ हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है। अब कलकत्ता में हिंदू पॉपुलेशन में ज़्यादा थे, वो ऑलमोस्ट 70-30 का रेशियो था, बट क्योंकि अटैक इतने अचानक से हुआ था कि किसी को उसमें संभलने का मौका नहीं मिला, या फिर मैं जैसे बोला कि इतनी तैयारी के साथ कोई नहीं रहता कि आप तुरंत में लोगों की मतलब हत्या नरसंहार इतनी तेजी के साथ शुरू कर सको। ये किसी और धर्म में आपको नहीं मिलेगा, निर्दोष लोगों की हत्या इतनी जल्दी करने के लिए इतनी बड़ी भीड़ का आतुर होना। तो फिर जब इनको थोड़ा सा समझ में आया तो इन्होंने बोला कि इसमें तो अटैक ही है सेल्फ डिफेंस का बेस्ट फॉर्म, क्योंकि और कोई तरीका ही नहीं है हमारे पास। तो इन्होंने फिर आह्वान किया अपने जो ग्रुप्स थे इनको, और हिंदुओं को बोला कि आप ताकतवर बनिए, वो एक मारे आप 10 मारो, इस तरह से, क्योंकि बिना इसके कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो फिर हिंदुओं ने भी पहले तो सेल्फ डिफेंस का ग्रुप फॉर्म किया, सब मोहल्लों में, हिंदू मोहल्लों में इनकी सुरक्षा के रूप में आने लगे, और जहाँ पे वो आते हैं तो भिड़ंत होती और उनके भी लोगों को मारा जाने लगा। और फिर कहीं कहीं पे जाके इन्होंने भी आगे बढ़ के भी हत्याएं की उसकी तरह से, पर इन्होंने कभी निर्दोष लोगों की हत्या नहीं की। गोपाल पाठक के बारे में तो एक और चीज़ है, इनके बारे में एक कहीं पे मेमोरियल या कहीं नहीं बना बंगाल में, या मूर्ति। अभी पहली मूर्ति इनकी इस साल इनॉग्रेट की, शुभेंदु अधिकारी, उन्होंने इस साल 16 अगस्त को इनकी प्रतिमा का अनावरण किया, और ये 2005 तक जीवित थे। और इनकी एक घंटे की इंटरव्यू है, अगर आप देखोगे गोपाल पाठक, एंड्रू वाइट हेड करके एक ब्रिटिश जर्नलिस्ट ने इनकी इंटरव्यू लिया 1997 में, जब ये 83 साल के थे। उसमें इन्होंने पूरी घटना का वर्णन किया है और अपने साइड के पूरे डिटेल्स बताए हैं, कि कैसे इन्होंने एक मुस्लिम लोगों के भी ग्रुप को बचाया था। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ थे, वो एक जगह फंस गए थे, हिंदू भीड़ उधर से आ रही थी, और उन्होंने उनको बचा के पुलिस स्टेशन भी लेके गए थे। तो ये निर्दोष लोगों की हत्या में उतना विश्वास नहीं रखते थे जितना कि ये चाहते थे कि हाँ, लोगों को एक संदेश देना। तो फिर क्या होता है, जब इनके ग्रुप्स पे निकल पड़ते हैं और फिर मुस्लिमों की भी हत्याएं होने लगती हैं और उनको भी जवाब मिलने लगता है, तब फिर सूरावर्दी की आंखें खुलती है। तब पुलिस कंट्रोल रूम में जहाँ वो बैठा हुआ है वहाँ पे मुस्लिम्स भी अब जा रहे हैं रोते हुए कि हमारे भी घर पे हमला कर दिया, हमें भी मार दिया। तब फिर इसकी आंखें खुलती हैं और ये पुलिस और पूरे फोर्स के साथ ये बकायदा वहाँ पे लगाता है, और ये गवर्नर से रिक्वेस्ट भी करता है, मिलिट्री की भी मदद मांगता है, मिलिट्री वगैरह डिप्लॉय होती है। तब धीरे धीरे सिचुएशन कंट्रोल में आती है कलकत्ता के अंदर। और इसका रिकॉर्ड सबने किया है, वॉवेल ने, और जो वॉवेल वाइसरॉय था उस टाइम का, मैं लॉर्ड नहीं बोलूँगा, वॉवेल जब आता है वहाँ पे, वो पहला दिन ही विजिट करता है 16-17 को, जबकि कांग्रेस से कोई नेता वहाँ पे नहीं आता विजिट करने, पर वॉवेल ने और जो वहाँ के गवर्नर्स थे उन्होंने इसको पूरी तरह से डॉक्यूमेंट किया है। और मैंने जितनी भी घटनाएं लिखी कि रेप कितने सारे हुए, महिलाओं के शव को बाल से बांधकर वहाँ पे लटके हुए थे कितने जगह पे, पेड़ों से, पोल से, और कितने लोगों को किडनैप किया गया, फोर्सिबली कन्वर्ट किया गया, ये सारे फैक्ट्स पे बेस्ड हैं। आप इन तीनों में से कोई भी बुक खोजिए, आपको आर्काइव्स में मिल जाएंगी। और मैं धीरे धीरे अपना एक बुक स्टोर क्या मतलब, जो आर्काइवल टेक्स्ट्स हैं जिसकी कि जो कि प्रिंट में नहीं है, जो आपको बहुत मुश्किल होगी खोजने में, उसको मैं अपने एक स्टोर पे डालूंगा धीरे धीरे करके, उस पर कोशिश जारी है। तो ये सारी आप बुक्स देख सकते हैं, लियोनार्ड मोस्ली की द लास्ट डेज ऑफ ब्रिटिश राज, और 1946 की कोलकाता किलिंग्स पे एक स्टडी दिनेश चंद्र सिन्हा और अशोक दास गुप्ता की। फिर जीडी खोसला जो कि आई थिंक जस्टिस थे, यहाँ पे बैरिस्टर एट लॉ लिखा हुआ है, बट आई थिंक वो चीफ जस्टिस थे, और उन्होंने एक कमेटी भी इस पे हेड की थी आज़ादी के बाद। तो उनकी बुक है स्टर्न रेकनिंग। इस तरह की बहुत सारी और भी बुक्स हैं, आप और यूट्यूब पे आपको सही लोगों के पॉडकास्ट में मिल जाएंगे जो रेफरेंस के साथ लिखेंगे। आप प्रखर श्रीवास्तव को सर्च कर सकते हो यूट्यूब पे, उन्होंने भी मेरी काफ़ी मदद की इस रिसर्च के दौरान, उन्होंने मुझे कुछ रेफरेंसेस दिए। तो पहले पार्ट में हम यहीं पे समाप्त करते हैं कलकत्ता की घटना के बाद, पर इसका एक दूसरा पार्ट भी हुआ था, नोआखली की घटना, जो इससे भी ज़्यादा ब्रूटल और इससे भी ज़्यादा भीषण नरसंहार वहाँ पे हुआ था। तो उसको हम देखेंगे अगले एपिसोड में। अगर आप बंगाल फाइल्स देखकर यहाँ पे आए हैं तो समझ लीजिए कि उसमें जितनी भी घटनाएं हैं वो फैक्ट बेस्ड हैं, ऐसे सही में हुआ। तो ये सब चीज़ें हमारे हिस्ट्री बुक्स में उतनी आती नहीं, बट ऐसा नहीं कि इसका मतलब कुछ हुआ ही नहीं। तो आपसे अनुरोध है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों के बीच पहुँचाएँ जो बोल रहे हैं कि ये सब घटनाएं सही नहीं है, उनको ये वीडियो ज़रूर दिखाएं, और सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें, आप अपना फीडबैक दें कि आप आगे और क्या देखना चाहते हैं, कैसे फॉर्मेट्स देखना चाहते हैं। तो अब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले एपिसोड में, नमस्कार।